अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इसमें जो है हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है और जो ग्रेविटी होती है उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर भी तो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, और इसमें से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेपर आने के चांसेस हैं। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो आप जो है इन एमसीक्यूज़ को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो हूँ वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, ताकि आपको जो है वो एमसीक्यू समझने में आसानी रहे। और स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा हो सके तो आज जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 50% पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ से आएगा, तो ये जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। जब कोई चीज़ जो है वो सर्कल में घूम रही होती है तो उस मोशन को जो है वो सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी इज़ कॉल। तो जी को जो है वो क्या कहा जाता है? अगर आपने जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा हो तो उसके अंदर जो है ये कांस्टेंट मौजूद होता है जी। तो इस जी को जो है वो क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे नहीं कहा जाता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल जी की वैल्यू होती है और स्मॉल जी को कहा जाता है, और ना ही इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये जो है एक कांस्टेंट तो है, लेकिन इस कांस्टेंट का एक ख़ास नाम है और इसका नाम है ग्रेविटेशनल। यानी ये जो है एक ख़ास कांस्टेंट है जो कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जब फोर्स लग रही होती है तो ये जो है वो लगाया जाता है। तो ये जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बात को आप याद रखिएगा। अब जो हमारे पास सेकंड है वो ये है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। क्या इसकी डायरेक्शन जो है वो सर्कल से आउटवर्ड होती है या सर्कल के इनवर्ट होती है या सेंटर की तरफ होती है, ये जो है आपने बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कब पैदा होती है, जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही हो तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा होती है। और ये बात याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की डायरेक्शन जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, यानी टूवर्ड द सर्कल होती है। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं, यानी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, ये बॉडी को सर्कल के अंदर जो है वो मेंटेन रखती है और सर्कल के अंदर मोशन कराती रहती है। अक्सर आपने जो है वो सर्कल के अंदर होने वाले मोशंस को जो है वो देखा होगा। तो सर्कल के अंदर जो मोशंस होते हैं ये थोड़े से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी इनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट मौजूद होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी मौजूद होती है। अगर बहुत छोटे से टाइम पे देखा जाए तो सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करने लगता है, यानी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, उसे जो है वो सरकमफेरेंस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जो सर्कल आप बनाते हैं और जो सर्कल की लाइन बनाते हैं वो सरकमफेरेंस कहलाता है। तो वो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है अगर बहुत छोटे से टाइम पे लिया जाए तो वो जो है लीनियर बन जाता है, तो उधर लीनियर वेलोसिटी भी आ जाती है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे भी पढ़ेंगे जब इन चैप्टरों को शुरू करेंगे। तो ये जो है सिर्फ पेपरों के लिए मैं आपको ख़ास करवा रहा हूँ। तो इसका जो सही है हमारे पास ए है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब आ जाए थर्ड देखते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है, यानी सर्कल की बाउंड्री को ही सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब बॉडी जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर घूम रही हो तो वो किस तरह का मोशन होता है। तो आपको पता है कि जब कोई बॉडी सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूमेगी तो राउंड घूमती रहेगी, एक ही जो है वो डायरेक्शन में तो नहीं घूम रही होगी, लेकिन एक ही सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रही होगी। तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, यानी चीज़ जो है वो सर्कल में घूमती जा रही है। वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ना ही स्पीड। और जो सर्कल में घूमने पर वेलोसिटी पैदा होती है उस वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी नहीं कहा जाता। लीनियर वेलोसिटी जो है वो उस वेलोसिटी को कहा जाता है जो कि स्ट्रेट लाइन में पैदा होती है। तो जो सर्कल में वेलोसिटी पैदा होती है, याद रखिएगा, उसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो वेलोसिटी सर्कल में पैदा होती है उसे
एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो है वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ इनसे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो 6 के 6 चैप्टर पर जो है मैं एमसीक्यूज़ कराए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, एक चैप्टर की आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 4 है जो कि ईजी है। 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, तो हमें बताना है कि 1 रेडियन जो है वो कितने के बराबर होता है। तो 1 रेडियन जो है स्टूडेंट बराबर होता है 57.3 डिग्री। तो ये जो है वो रिलेशन निकाला जाता है डिग्री और रेडियन के दरमियान, और उसके बाद ये वैल्यू जो है वो निकल कर हमारे सामने आती है। तो ये जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। अगर स्टूडेंट आप 360 से जो है वो 2 पाई की वैल्यू को डिवाइड करवा दें तो आपके पास जो है वो 57.3 डिग्री जो है ये आपके पास निकल आता है, वो जो कि 1 रेडियन के हमारे पास बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास आगे जो है वो हमें टाइम्स बताना है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो है ये कब, जो ये लॉ जो है वो कब डिस्कवर किया गया था। तो चले आ जाइए पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 वाला है वो ये है कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वॉज फॉरवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन। तो इसमें यह हमें बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का जो लॉ है, यानी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का जो लॉ है ये हमें आइजैक न्यूटन ने दिया था। और ये लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िज़िक्स में, और इसको जो है वो इस्तेमाल भी बहुत जगह पर किया जा रहा होता है। जब हम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये लॉ जो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये लॉ जो है हमें पता चल गया सर आइजैक न्यूटन ने दिया, लेकिन हमें ये बताना है कि ये लॉ कब पेश किया गया, यानी इन्होंने ये लॉ कब दिया। तो ये लॉ जो है इन्होंने दिया था 1686 में। तो ये लॉ जो है वो 1686 में, यानी इसका जो है वो सी वाला सही होगा। और इस लॉ में जो है हम 2 बॉडी के दरमियान जो फोर्स लग रही होती है उसको जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास 6 जो है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश इन। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है जी की, यानी ये जो भी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने दी, लेकिन हमें ये बताना है कि हेनरी कैवेंडिश ने जो है वो इसकी वैल्यू कब दी। तो हमें जो है वो तारीख बतानी है। तो स्टूडेंट ये लॉ जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू थी ये किसी और ने दी, जिनका नाम जो लिखा हुआ है वो हेनरी कैवेंडिश लिखा हुआ है। अक्सर जो है बच्चे वो क्या करते हैं कि वो जो है वो आइजैक न्यूटन ही लगा देते हैं कि भाई आइजैक न्यूटन के फॉर्मूले में ये मौजूद है तो उन्होंने ही ये कांस्टेंट दिया होगा। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी 1798। तो ये जो है एक मखसूस वैल्यू है और ये जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने हमारे को दी। अब आ जाए 7 पढ़ते हैं और 7 में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च सिंस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो कब जो है वो लॉन्च की गई थी स्पेस में। यानी आपको पता है कि स्पेस के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ सैटेलाइट को जो है वो भेजा जाता है। अब सैटेलाइट को क्यों भेजा जाता है? सैटेलाइट को इसलिए भेजा जाता है ताकि कम्युनिकेशन और ये जो हमारे मोबाइल सिग्नल्स होते हैं और स्पेस में जो रिसर्च हो रही होती है उसको जो है कंटिन्यू किया जा सके और उसे और अच्छी तरह किया जा सके। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मुराद ये है कि वो सैटेलाइट जो कि इंसान ने बनाकर भेजी हो। और नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं, जैसे कि एक मून हो गया, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का याद रखें, ये भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो कि इंसान बनाकर स्पेस में भेजते हैं और ये रॉकेट के ज़रिए भेजी जाती हैं। आम तरीक़ों से ये नहीं जा सकती, यानी ऐसा नहीं है कि कोई जहाज़ लेकर इसको स्पेस में ले जाए। ये ख़ास रॉकेट्स होते हैं, ख़ास सिस्टम के तहत ये जो है स्पेस में जाती हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है वो कब लॉन्च किया गया था, यानी स्पेस में कब भेजा गया था। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो भेजा गया था स्पेस के अंदर वो भेजा गया था 1957 में। 1957 में जो है ये भेजा गया था। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर ये बात याद रखिएगा कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली लग रही होती है। ग्रेविटी की वैल्यू उस पर लग रही होती है, कुछ ख़ास फिनोमिना की वजह से जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस हो जाता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है और नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है। अब हमारे पास जो 8वां है वो ये है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ डायरेक्टेड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुखालिफ होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अगेंस्ट द सर्कल होती है।
तो इसका जो सही होगा हमारे पास वो होगा बी, अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी ये जो फोर्स है वो बॉडी को सर्कल से निकालने की कोशिश कर रही होती है और सर्कल से बाहर ले जाने की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, बॉडी को सर्कल में रखने की, और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बॉडी को सर्कल से निकालने की कोशिश करती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ होती है, सेंटर के अंदर की तरफ नहीं होती। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू जी एट एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जी पर जो है वो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होती है। यानी आप जो है वो ऊपर जाते जा रहे हैं, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट पर जाते जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जी की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी या जो है वो डिक्रीज़ होगी या फिर जो है वो सेम ही रहेगी। तो अगर आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर जा रहे हैं, यानी जैसे कि आपका एक घर है 4 माला 5 माला, तो वहाँ अगर आप जाएँ तो जी की वैल्यू कोई तब्दील नहीं होगी। तो आप बोलेंगे कि सर जी की वैल्यू तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा चेंज की बात नहीं की जा रही, इतने ज़्यादा ऊपर जाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने की बात की जा रही है। तो एक बात याद रखिएगा, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, यानी ज़मीन से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, जी की वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। और अगर आप जो है ज़मीन के अंदर भी जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर आ रही होती है, अर्थ के जो है वो सरफेस पर ही मैक्सिमम आ रही होती है, पोल्स पर जो है वो मैक्सिमम आ रही होती है। तो जी की वैल्यू चाहे ऊपर जाए, यानी अर्थ की जो सरफेस है इसके ऊपर जाएं, या अर्थ की सरफेस के नीचे जाएं। जैसे कि खुदाई करते हैं बोरिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो हम नीचे जा रहे होते हैं। तो कोई सोचेगा कि भाई वहाँ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वहाँ जाके वैल्यू बढ़ती नहीं है, वहाँ जाके कम हो रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि जी की वैल्यू जो है वो चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए कम हो रही होती है, बढ़ रही नहीं होती, तो डिक्रीज आएगा। अब आखिरी जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास ये है कि ऑन माउंटेन आवर वेट विल बी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माउंटेन पर जो है हमारा वेट क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि वेट क्या होता है, वेट जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटी का। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप स्पेस में चले जाएं, ज़मीन के नीचे चले जाएं या ज़मीन से कहीं भी चले जाएं, मास में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एटम्स की वजह से आता है और एटम्स की वजह से आ रहा होता है बॉडी में, तो वो जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जी की वैल्यू में तब्दीली आएगी। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो प्रोडक्ट है मास और ग्रेविटी का। तो स्टूडेंट जी की वैल्यू जो है वो कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो वेट है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बी सही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और आप जो है वो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि वेट की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है मास कांस्टेंट डालें, जी की वैल्यू कुछ और डाल दें, यानी 9.8 के अलावा जो है आप 9.8 से कम डाल दें, यानी 4.9 डाल दें, तो आप देखेंगे कि जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही होगी। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं ज़मीन से, तो जो अब जी की वैल्यू है वो कम होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको तमाम के तमाम 10 MCQs जो है वो समझा दिए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अगर कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उस पर आप मुझसे मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो क्यूरी हो या जो ना समझ में आया हो वो समझ में आ जाए। और अगर आप जो है किसी और टॉपिक पर सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश के नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश के नोट्स जो होंगे वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे, तो आपको करने में, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।